फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें काई नाम के लड़के को जंगल में भागता हुआ देखते हैं। ये लड़का कौन है और कहां से आया है इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जापानीज लोगों का ये मानना था कि डेविल्स ने काई की परवरिश टेंगू जंगलों के अंदर की है। काई भागते भागते बहुत थक चुका था। वो एक नदी में गिर जाता है। कुछ देर बाद समुराई मैसी वहाँ से गुजरता है तो उसकी नजर काई के सर पर बने हुए एक साइन पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद वो काई को शैतानों की फौज का सिपाही समझ लेते हैं। इसीलिए वो लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी इनका राजा वहाँ पर आ जाता है। वो इन्हें काई को मारने से रोक देता है, क्योंकि इनके राजा को काई के अंदर कुछ स्पेशल दिखा था। इसीलिए वो राजा इसे अपने घर ले आता है, जहाँ इसकी बेटी मैटी इसका ख्याल रखती है। लेकिन आसानू नहीं चाहता था कि काई इसके राज्य में रहे, क्योंकि काई प्योर जापानीज नहीं था। इसीलिए काई इनके राज्य के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। राजा की बेटी मैरी अक्सर काई को मिलने के लिए आती रहती थी और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आसानू राज के लोग अभी भी काई को आउटसाइडर ही समझते थे, जबकि काई उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पर काई अब जवान हो चुका था। एक दिन कुछ समुराई जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिएचर अटैक कर देता है और इन लोगों को जान से मारने लगता है। बहुत सारे लोग मर चुके थे। वो क्रिएचर इतना बड़ा था कि इन समुराइज के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसी दौरान काई की नजर इस क्रिएचर पर पड़ती है। वो अपने घोड़े पर बैठकर इसकी तरफ बढ़ता है। वहाँ वो क्रिएचर एक सिपाही को जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और अपनी तलवार से उस क्रिएचर को मार गिराता है। इस क्रिएचर को मारने के बाद काई जब उस शख्स के पास जाता है तो वो शख्स इसे कहता है कि तुम्हारे हाथों से बचने से बेहतर था कि वो क्रिएचर मेरी जान ले लेता। वो लोग काई से अब भी नफरत करते थे। ये सुनकर काई परेशान होकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर एक सफेद रंग की फॉक्स पर पड़ती है, जिसकी दोनों आंखों का कलर डिफरेंट था। इसी दौरान वहाँ का राजा भी इनके पास आ जाता है। उसे लगता था कि इस क्रिएचर को इस सिपाही ने मारा है। वहाँ पर वो सिपाही भी किसी को हकीकत नहीं बताता। इसके बाद राजा उस क्रिएचर का एक सींग काटता है और सम्मान के तौर पर उस सिपाही को दे देता है। इसी दौरान राजा के सबसे करीबी सिपाही की नजर काई के हाथों पर लगे हुए खून पर पड़ती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इस क्रिएचर को काई ने मारा है। ये सब जानने के बावजूद भी वो सिपाही खामोश रहता है और किसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम इनके साथ वाले किंगडम के राजा को देखते हैं, जिसका नाम कीरा होता है। और ये अटैक कीरा ने ही उन लोगों पर करवाया था, क्योंकि कीरा का प्लान अपनी जादूगरनी के साथ मिलकर उनके राज्य पर कब्जा करने का था। यहाँ हम जान पाते हैं कि वो 2 कलर्स की आंखों वाली फॉक्स असल में यही जादूगरनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जादूगरनी कीरा के पास आती है। वो इसे दूसरे राज्य में होने वाले एक फेस्टिवल के बारे में बताती है। इसके कुछ दिन बाद अब वो फेस्टिवल स्टार्ट होता है और इस फेस्टिवल में सब किंगडम्स के राजा और लोग आए हुए थे। यहाँ पर सोगन भी आया हुआ था, जो सबसे बड़े किंगडम का राजा था, और वहाँ के सारे छोटे किंगडम्स इसके अंडर आते थे। काई भी चुप कर इस फेस्टिवल में आया हुआ था। वहाँ पर इसकी नजर उसी जादूगरनी पर पड़ती है, जिसकी आंखों का कलर उसी फॉक्स की तरह का था। ये देखकर काई समझ जाता है कि वो फॉक्स असल में यही जादूगरनी थी। ये देखकर काई मैसी के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर आई हुई लड़की जादूगरनी है और वो कीरा के लिए काम करती है। मैसी इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और इसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे सभी किंगडम्स के फाइटर की फाइट का टूर्नामेंट था। इस फाइट में कीरा का फाइटर मैदान में उतर आता है, लेकिन जब काई के किंगडम का फाइटर अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी अचानक से वो सफेद फॉक्स उसके पास आती है और उसे वहाँ पर अपने जादू से बेहोश कर देती है। अब काई उस फाइटर को बेहोशी की कंडीशन में देख लेता है। वहाँ पर काई सोचने लगता है कि अगर हमारे किंगडम का कोई फाइटर मैदान में नहीं उतरा तो हमारे किंगडम की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसीलिए काई कुछ सोचे समझे बगैर उस फाइटर के कपड़े पहनकर मैदान में आ जाता है। अब इन दोनों की फाइट वहाँ पर स्टार्ट होती है। इसी फाइट के दौरान काई का हेलमेट उसके चेहरे से उतर जाता है और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए आसानू के राजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि
ड्यून के फाइटर की जगह पर यहाँ काई कैसे आ गया। ये देखकर सोगन को अपनी इंसल्ट फील होने लगती है, क्योंकि काई एक आउटसाइडर था और वो प्योर जापानीज भी नहीं था। इसीलिए सोगन अपने सिपाहियों को काई को सजा देने के लिए बोलता है। वो लोग काई को अब लाठियों के साथ बहुत ज्यादा मारते हैं। इस इंसिडेंट से वहाँ का राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। वहाँ वो जादूगरनी कीरा को बताती है कि मुझे आसानों के राजा की कमजोरी का पता लग चुका है। इसके बाद वो जादूगरनी अपने मुंह से एक लिक्विड निकालती है और उस लिक्विड को अपने जादू की मदद से एक मकड़ी में बदल देती है। दूसरी तरफ राजा अपने रूम में सो रहा था, तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है। वो स्पाइडर को राजा के होंठों पे रख देती है, जिससे उस स्पाइडर का सारा जहर राजा के मुंह में चला जाता है। जहर बॉडी में जाते ही राजा को ऐसा लगता है कि कीरा उसकी बेटी मैरी के रूम में है और वहाँ पर वो उसके साथ ज्यादती कर रहा है। राजा जल्दी से अपनी तलवार लेकर अपनी बेटी मैरी के रूम में जाता है। वहाँ वो कीरा को अपनी बेटी मैरी के साथ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। जो ही वो अपनी तलवार से कीरा को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर मैसी आके इसे रोक लेता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ राजा का वहम था, जो कि उसे उस जादूगरनी की वजह से हुआ था, जबकि कीरा तो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। अब बगैर किसी रीजन के राजा ने कीरा को जान से मारने की कोशिश की थी। इस जुर्म के करने पर सोगन उसे ऐसी सजा देता है जिसमें मुजरिम अपनी जान अपनी मर्जी से लेता है। राजा और मैसी ये अच्छी तरह जानते थे कि इस सब के पीछे कीरा ही है, लेकिन बिना किसी प्रूफ के वो कीरा के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते थे। और अगर ये लोग सोगन के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो इसकी सजा किंगडम के बाकी लोगों को भी भुगतनी होगी। राजा ऑफ किंगडम और अपनी बेटी मैरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैसी के हवाले कर देता है और खुद सोगन की दी हुई सजा के लिए रेडी होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राजा अपनी बेटी मैरी को गुड बाय बोलता है और एक रियल जापानीज सैमुराई की तरह अपनी जान ले लेता है। ये देखकर मैरी रोने लगती है। सोगन को ऐसा लगता था कि इस राज्य के सैमुराई अपने राजा का बदला जरूर लेंगे, इसीलिए वो कीरा और मैरी की शादी करने का ऐलान करता है ताकि इस किंगडम में शांति बनी रहे। वो कीरा को इस किंगडम का राजा बना देता है। इसके बाद सोगन यहाँ के सिपाहियों से हथियार लेकर उन्हें इस किंगडम से बाहर चले जाने का ऑर्डर करता है। सोगन के यहाँ से चले जाने के बाद कीरा मैसी को 1 साल के लिए जेल में बंद कर देता है और काई को इस किंगडम से निकाल देता है। वो यहाँ के सभी सिपाहियों को इस किंगडम से निकाल देता है। अब 1 साल गुजर जाता है और मैसी की सजा पूरी हो चुकी थी। वो मैसी को जेल से रिहा करके दूर एक कबीले में भेज देता है। मैसी ने अपने राजा से प्रॉमिस किया था कि वो अपने किंगडम और उसकी बेटी मैरी का ख्याल रखेगा। मैसी का एक सिपाही यहाँ पर इसे बताता है कि काई को एक गुलामों की मंडी में भेज दिया गया है। इसके बाद मैसी अपने सिपाही को एक जेल के पास अपना इंतजार करने का कहता है और खुद काई को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि काई की फाइट एक बहुत ही खतरनाक फाइटर से हो रही है। ये फाइट काई बहुत ही आसानी के साथ जीत जाता है। इस फाइट के बाद मैसी काई को अपने साथ जाने का बोलता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैसी काई को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने हमेशा इसे गलत समझा था। मैसी अब इसे कीरा को मारने और अपने राजा का बदला लेने का कहता है। काई इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों जंगल में छुपे हुए अपने सिपाहियों के पास जाते हैं। वहाँ पर ये सब मिलकर अपने राजा का बदला लेने की कसम खाते हैं। इनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। इसके बाद काई इन लोगों को टेंगो जंगल के बारे में बताता है। वहाँ कीरा का एक सिपाही उसके पास जाकर उसे बताता है कि वो लोग जंगल में हम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। कीरा ये सारी सिचुएशन जादूगरनी के साथ शेयर करता है। वहाँ काई मैसी को बताता है कि शैतानों ने मुझे टेंगो जंगल में पाला है। उन्होंने ही मुझे जादू करना और लड़ना सिखाया, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जगह इन लोगों में नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। इसके बाद ये सभी लोग चलते हुए टेंगो जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी बना हुआ था। वो मैसी को मंदिर के अंदर ले जाता है और इसे बताता है कि मैं पहले यहीं पर रहता था। मंदिर के अंदर जाते हुए मैसी इसे बताता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए हम मंदिर में तलवार नहीं निकाल सकते। वो दोनों मंदिर के खास हिस्से में पहुँच चुके थे। वहाँ पर टेंगो का एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ था। इसके बाद काई एक खास कमरे में जाता है। वहाँ पर एक तलवार पड़ी हुई थी। इसी दौरान वहाँ पर टेंगो का एक बहुत बड़ा जादूगर आ जाता है। वो काई को इस तलवार की खासियत बताता है। यहाँ पर ये देवता काई को बताता है कि तुम्हारे फादर को एक अंग्रेज औरत के साथ प्यार हो गया था और उन्होंने इस औरत के साथ शादी करनी थी, जिसके बाद तुम्हारे बाप के कबीले के लोगों ने तुम्हारी माँ बाप को मार दिया और तुम्हें सजा के तौर पर टेंगो जंगल
जंगल में फेंक दिया, जिसके बाद एक तेंगु देवता तुम्हें उठाकर इस मंदिर में ले आया और यहीं पर उसने तुम्हें जादू करना और लड़ना सिखाया। इसी दौरान बाकी के सिपाही भी मंदिर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद तेंगु देवता इन सब सिपाहियों को अपनी हाथ तलवारें देता है और काई को वो अपनी जादुई तलवार देता है। इसके बाद वो सभी लोग तलवारें लेकर मंदिर से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर काई इन सबको इन तलवारों की ताकत दिखाता है। वहाँ से मैसी इन सबको लेकर अपने हाथ सिपाही के पास आता है, जिसे उसने अपना इंतजार करने का कहा था। वो सिपाही मैसी को कीरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो मैसी को बताता है कि आज शाम कीरा मंदिर में प्रे करने आएगा और इसी मंदिर में वो आज के दिन मैरी के साथ शादी कर लेगा। इसके बाद वो सभी लोग अपने सिपाही की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वहां पर कीरा नहीं बल्कि उसकी जादूगरनी है। वो जादूगरनी हर तरफ अपने जादू से आग लगा देती है और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। वहां पर बहुत सारे सिपाही मारे जा चुके थे। जिंदा बच जाने वाले सिपाहियों को लेकर काई और मैसी वहां से बाहर आ जाते हैं। जादूगरनी को ऐसा लगता था कि मैसी और काई अपने सिपाहियों के साथ उस आग में जलकर मर चुके हैं और कीरा को अब किसी से भी कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट डे कीरा मंदिर में जब शादी की प्रे कर रहा होता है, तभी वो लोग भेस बदलकर वहां पर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस फाइट के दौरान कीरा मैरी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। भागते हुए उसकी नजर काई पर पड़ती है। उसे देखकर वो काफी खुश होती है। वो भागती हुई काई के पास आती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद वो जादूगरनी अपने जादू से एक बहुत बड़े स्नेक की शक्ल में इनके सामने आ जाती है। काई अब इससे लड़ने के लिए अपनी जादुई तलवार बाहर निकालता है। अब इन दोनों की जहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। आखिरकार काई अपनी जादुई तलवार से इस सांप को मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ मैसी कीरा को मारकर अपने राजा से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर देता है। इसके बाद मैसी कीरा का कटा हुआ सर उसके बाकी के बच जाने वाले सिपाहियों को दिखाता है। कीरा का कटा हुआ सर देखकर उसके सिपाही वहीं पर सरेंडर कर देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैसी और काई अपने किंगडम के सारे सिपाहियों के साथ अपने राजा की कब्र पर आते हैं और वहां पर अपने राजा के लिए प्रे करते हैं। इसके बाद हम सौगन को देखते हैं, जो अपनी सारी फौज लेकर इनके पास आ गया था। वो यहाँ पर मैसी के बेटे को छोड़कर बाकी के सब लोगों को मौत की सजा सुनाता है। ये वही जापानीज सजा थी जिसमें इंसान अपनी जान खुद देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग तक इन सभी लोगों ने इस सजा पर अमल करना था। रात को मैरी काई के गले लगकर बहुत रोती है। वो इससे अगले जन्म में मिलने का प्रॉमिस लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम काई और बाकी के सभी सिपाहियों को अपनी जान देता हुआ देखते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।